नमस्कार, मैं सचिन शर्मा। आज लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ लोग मेरे साथ में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इसमें सबसे पहले एन अंसारी जी बैठे हुए हैं, एडवोकेट नबी अहमद अंसारी जी, डॉक्टर चेतन जी और सारिक एडवोकेट जी। मेरा पहला सवाल है एन अंसारी जी से, भाजपा का जो 5 साल का कार्यकाल बीता है कैसा रहा? इसमें क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? नहीं, भ्रष्टाचार तो कम हुआ ही नहीं, हर जगह से आवाज़ लगातार आ रही है। ना तो किसी बीजेपी ने अभी अपना भ्रष्टाचार कम करने में सफलता पाई है और ना ही जनता के विकास के मुद्दों पर अभी खरी उतरी। उसका फोकस तो सिर्फ इन मुद्दों को हटाकर सिर्फ जनता के बीच का जो विभाजन चाहती है, हिंदू और मुस्लिम विदेश का मुद्दा बनाकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बात करना चाहती है और उस पर भी अपनी इसकी स्थिति स्पष्ट नजर नहीं आती। क्या जवाब देना चाहेंगे आप उनका? देखिए, विकास और भ्रष्टाचार की कमी देखने के लिए खुली आंखों का होना ज़रूरी है। हम लोग पत्ते छांटने में विश्वास नहीं करते कि हमने जड़ें काटने का काम किया है। नोटबंदी के बाद जिन लोगों के पास अवैध काला धन था वो उनके बेडरूम के तकिए के नीचे गद्दों की तरह बिछाने का काम में तो आ रहा है, लेकिन अपने विकास में कहीं उसका उपयोग नहीं कर सकते अभी। और सबसे जो उन्होंने व्यवस्था बनाई हुई थी कि अवैध रूप से प्रॉपर्टियां खरीद करके उस पैसे का काले धन का उपयोग कर लेते थे, बड़ी बड़ी कॉलोनियां खड़ी करते थे और उसे फिर नंबर 1 में ले आते थे। आज वो मुहिम समापन की स्थिति में है। आपको जानकारी होगी, अभी 8 दिन पहले कोई भी ऐसी रजिस्ट्री न होने का प्रावधान लागू किया गया है जिसके साथ पैन कार्ड ना लगा हो। अब अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, अगर पैन कार्ड है और आप रिटर्न भरते हैं तब तो आप नंबर 1 में काम कर रहे हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आप रिटर्न नहीं भर रहे हैं, अपनी आय छुपाए पड़े हैं, तो आप नंबर 2 की धन से कोई ऐसा वैधानिक कार्य नहीं कर पाएंगे। उस पैसे का उपयोग आप जैसा चाहे करना चाहे कर सकते हैं। क्या मोदी सरकार ने विकास करा? उन्होंने वादा करा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने का, गड्ढा मुक्त सड़कों का, क्या हुआ ये? देखिए, रोजगार तो अगर दिया होता तो सबके सामने होता। और जहाँ तक सवाल है विकास का, तो मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर चेतन जी से, आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2019 आ गई। आप मुझे बताइए, बरेली से नवाबगंज का जो ये नेशनल हाईवे है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, क्या ये अब तक कंप्लीट हो पाया? दूसरी बात, आपका सबसे बड़ा प्रकरण जो भारत सरकार का है वो BSNL है, फोन का। मेरे ख्याल से शायद यहाँ 4 लोग बैठे हैं, इसमें से कौन BSNL चला रहा है? BSNL की सुविधा ठीक नहीं। उसके अलावा 5 साल में आपने रेलवे में कौन सी तरक्की की? आपने कितने शहरों में, कानपुर जैसे बड़े शहर में, मुरादाबाद जैसे बड़े शहर में क्या मेट्रो सेवाएं दी? अगर आप मेरे इन सब जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं इनके जवाब दें, आप बताइए तो विकास हुआ कहां? आपने लाइन में खड़ा कर दिया GST लागू करके। आपको सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी आती है। आपने सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को अलग करने का काम किया है। और जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, आप लोग अपनी बात से और जुमलों से ही हमेशा सरकार बनाते चले आए हैं। एक तरफ आपको राहुल गांधी पप्पू नजर आते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के सगे चचेरे भाई वरुण गांधी को आप सांसद बनाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता आपकी क्या थ्योरी है। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा, विकास को देखने के लिए खुली आंखें आवश्यक हैं। जहां तक मेट्रो का सवाल है, मोदी सरकार ने गाजियाबाद में मेट्रो लाने का काम किया। दिल्ली की मेट्रो जो केवल ना तो नोएडा में थी ना हरियाणा में थी, आज फरीदाबाद तक मेट्रो चल रही है। नोएडा में सेक्टर 36 तक मेट्रो चल रही है। पूरे गाजियाबाद में मेट्रो चल रही है। लखनऊ में मेट्रो चल रही है। और इस मेट्रो ही नहीं, हमने तो जल संसाधन भी उपलब्ध करा दिए। आज गंगा की इतनी व्यवस्था कर दी हमने कि गंगा के माध्यम से हम प्रियंका गांधी जी और बनारस तक का सफर तय करके आती हैं। ये एक व्यवस्था है। व्यवस्था और विकास 4 साल में नहीं होता। मैं कहता हूं 4 साल नहीं, विकास के लिए 14 साल भी कम है, क्योंकि विकास के लिए योजनाएं बनानी पड़ती हैं, उनका कार्य करना पड़ता है और एक दिन में कार्य नहीं हो सकता। जहां तक नवाबगंज के रोड की बात है, तो मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि मोदी सरकार जब से आई तब से प्रति घंटे पहले जो निर्माण होता था उसमें 27 किलोमीटर
प्रति घंटे के हिसाब से इजाफा हुआ है। 27 किलोमीटर अधिक पहले से रोड बने हैं। और नवाबगंज तक का तो एक व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है कि यहाँ का एक रोड अगर ठीक ना हुआ हो, लेकिन उससे पूरे देश का विकास का आकलन नहीं किया जा सकता। भाजपा वालों का कहना यह है कि कांग्रेस ने 70 साल जो राज किया है और देश का सत्यानाश कर दिया। भाजपा वालों का आरोप है ये जी कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश पे राज किया और पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। देखो, ये सब जानते हैं, ये जो बीजेपी की सरकार जो केंद्र में पहले आई थी, तो ये राम लहर के मुद्दे को लेकर आई थी और मोदी की लहर चली। अब जनता 4 समझ चुकी है। इन्होंने झूठे वायदे किए। जुमले वालों की सरकार है। इन्होंने इतने वायदे किए थे, झूठे वायदे सब निकले कि 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे, हम इतना रोजगार देंगे, तरह तरह के वायदे किए। किसी वायदे पर ये खड़े नहीं उतर पाए। अभी कहा कि बेरोजगार लोगों ने भी हमें रोजगार दीजिए, तो बोले यहाँ पकौड़े बेचिए। बताइए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पकौड़े बेचेगा? इस तरीके से ये इन्होंने बिल्कुल अपमान करने की बात करी है। और जहाँ तक चेतन जी कह रहे थे कि वो नदियों की सफाई हुई, तो नदियों की सफाई से जो गरीब जनता है, हिंदुस्तान का विकास, उसकी बात करिए आप। नदियों की सफाई से काम नहीं चलने वाला हमारा। और ये मोदी जी जो हैं, इन्होंने विदेशों के बहुत दौरे किए और बहुत बिरहानी खाई है। लेकिन हमारे जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो हैं, वो जो वायदे करते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जो अब चुनाव होने वाला है, इसमें मोदी जी को जनता जो है इनको बिल्कुल हटा देगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, गठबंधन से बनेगी। और जो गठबंधन हमारा जो सारे प्रदेशों में, हिंदुस्तान में जो लड़ रहा है तरह तरह से गठबंधन करके, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन है और कांग्रेस, ये सब मिलके ये सरकार बनाएंगे। केंद्र में हमारे माननीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी सरकार नहीं आएगी। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, क्या मिला ऐसा? नहीं, कुछ किसी को रोजगार नहीं मिला। बहुत ऐसे तो रोजगार तो थोड़े बहुत तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ये सब झूठे वादे हुए। कोई किसी वादे पर खड़े नहीं उतर पाए मोदी जी। भाजपा वालों का कहना यह है कि गठबंधन को अभी तक ये क्लियर नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। जब सारी पार्टियों के नेता इकट्ठा हो गए, ये गठबंधन का प्रत्याशी ही है, ये उनका अपना निजी व्यक्तिगत मामला है। बाद में चुनाव के बाद जिसे बेहतर समझेंगे उसे बना देंगे। प्रत्याशी का पहले से तय होना कोई ज़रूरी नहीं है। इससे पहले की सरकारें भी बनती रही हैं, कैंडिडेट पहले घोषित नहीं हुए, लेकिन बाद में सबने तालमेल से बना लिया। बड़ा हिंदुस्तान है, बड़ी पार्टियों का गठबंधन है, उनमें राय मशवरा जैसा बेहतर होगा वो बाद में हो जाएगा, उसकी ज़रूरत ही क्या है। अच्छा, बरेली में लोकल में जो बरेली के सांसद थे, 7 बार के रह चुके हैं, संतोष गंगवार जी, उनने अपने कार्यकाल के दौरान जो विकास कार्य कराए हैं, क्या लग रहा है, आप संतुष्ट हैं? हमें तो उनका कहीं काम दिखाई दिया नहीं भाई। बाकी जनता ने कहाँ देखा होगा। मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि अगर वो जिस जाति के हैं, अगर सजातीय इतना बड़ा वोट ना होता तो वो कब के खत्म हो गए होते, राजनीति उनकी खत्म हो चुकी होती। सिर्फ एक आधार पर वो अभी तक बने हुए हैं, विकास के मुद्दे पर नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातिगत आधार से कोई व्यक्ति राजनीति में आ तो सकता है, लेकिन प्रतिस्थापित नहीं हो सकता। 7 बार की विजय कोई मामूली काम नहीं है। संतोष जी की वो कार्यशैली कि एक साधारण सा व्यक्ति के लिए भी उनके दरवाजे हर समय खुले रहते हैं। कोई व्यक्ति जाकर के उनके दरवाजे को नाक करके और अंदर प्रविष्ट हो सकता है। उनके घर पे दरवाजे पे उनके घर के जाने के लिए किसी व्यक्ति के किसी लिंग की आवश्यकता नहीं है। ओपन दरवाजा है सभी के लिए विकास। और जहाँ तक विकास और सेवा की बात है, तो संतोष गंगवार जी ने भारत सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जितने गरीबों का इलाज करवाया, जितने अनाथ बेटियों की शादियां की, इतना काम भी मैं समझता हूं कोई आसान काम नहीं है। फिर तो लिए कोई उद्योग वगैरह लगवाए? हाँ, जब वो श्रम मंत्रालय में मंत्री बने थे तब उन्होंने पूरे देश में जरी जरदोशी जैसे काम को भी उन्होंने उपलब्ध किया और बरेली में हब बनाया उसको। आज बरेली में जरी जरदोशी का काम दिखाई देता है तो उसके पीछे कहीं संतोष गंगवार हैं। राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा है कि 72,000 रुपए साल गरीबों को दिया जाएगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक चुटकुला मुझे समझ में आता है। एक व्यक्ति ने एक दुकानदार से 4500 रुपये का सामान उधार लिया और वो वापस चला नहीं आया। तो एक दिन दुकानदार ने पकड़ लिया, बोला भैया वो हमारे 4500 रुपये कब लौटाओगे? बोले जिस दिन राहुल गांधी 7,000 रुपये दे देंगे। दुकानदार ने तुरंत कहा इसका मतलब ये है कि आप हमारे 4500 रुपये नहीं लौटाने वाले। देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है कि हम किसी व्यक्ति की आय तय कर दें।
हम 72,000 रुपये साल पी व्यक्ति देते, ये धुलमुल की बात है, ये करना संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था, कोई अर्थशास्त्री इस पर एक राय नहीं हो सकता कि कोई सरकार आकर के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी निर्धारित आय से सुविधा दे सके। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि ये वो जुमला है, चुनावी जुमला है राहुल गांधी का। ये तो कहेंगे कि क्यों, अब हमारे मोदी जी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। एक हिंदुस्तान का चौकीदार पूरे देश की जब चौकीदारी कर रहा है, तो ये विजय माल्या 13,500 करोड़ रुपए लेके लंदन चले गए और नीरव मोदी ऐसे ऐसे लोगों को इतना लोन दे दिया और उनको भगा दिया विदेश में, और कहते हैं कि हमें पता ही नहीं, और गरीबों के लिए रोजगार नहीं देंगे, और झूठ और जो विकास की बात नहीं करेंगे। तालमेल कर रखा है, और अभी सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी कर दी। और मेरे बड़े अफसोस की बात है कि अभी जो सैनिक हमारे शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो बताइए कि एक गाड़ी पूरी ट्रक RTX ऐसी जगह चला गया जहां पर आपकी सेना तैनात है, वो सेना क्या कर रही थी, वो ट्रक कैसे चला गया, आपकी जांच पड़ताल कहां चलेगी? और इतने लोग हमारे हिंदुस्तान के शहीद हुए, उसका हमें बहुत दुख है। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि हमने उसका बदला लिया। कोई पाकिस्तान का कोई व्यक्ति कोई नहीं मारा गया। इन्होंने तरह तरह के झूठे मीडिया इनकी है, सब इन्होंने खरीद लिए, सब फर्जी खबरें छपाते रहती। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बता रहा है तो मैं समझता हूं कि वो इस देश में रहने वाला ही नहीं है। और मैं समझता हूं इस देश में नहीं, वो कहीं दुनिया के नक्शे पर ही नहीं रहता, क्योंकि अब तो BBC लंदन सर्जिकल स्ट्राइक को मान रही है, अमेरिका की एजेंसी सर्जिकल स्ट्राइक को मान रही है, खुद पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक में। और अभिनंदन की गिरफ्तारी, अभिनंदन के द्वारा मेघमान के द्वारा 16 को तोड़ा जाना, ये सब आप फर्जी दिखाई देता है। तो मैं उसमें ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कह सकते हैं? जिनकी सोच बहुत सीमित है, जिनके लिए कुछ देश के संबंध में कुछ चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो केवल अपनी कांग्रेस को देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में हम कुछ कमेंट करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे? आप तो सिर्फ 2 बातें जानते हैं। आपके लिए तो वो ही देश प्रेमी है जो भारतीय जनता पार्टी की बातों में हाँ करे, और जो वो ही हिंदू है जो टीका लगा के केसरिया कपड़े पहन के जाए। कहां गया आपका राम मंदिर बनाने का वायदा? कहां गया आपका स्वच्छ गंगा का वायदा? कहां गया आपका 20,000 करोड़ दुनिया भर में रोजगार देने का? आपने अध्यापकों को प्राइमरी के शिक्षा मंत्र पे ले आए आप उत्तर प्रदेश में। जो लोग 35,000 रुपए तनख्वाह पाते थे, आज वो लोग 10,000 रुपए वेतन पे अपना काम चला रहे हैं। आप बात करते हैं तरक्की की, आपने BSNL का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने रिलायंस के जो मालिक हैं अंबानी साहब, उनसे दोस्ती निभाते हुए आज जियो का जो प्लान चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जियो को आपने छा के रख दिया। मेरा अपना मानना यह है कि जनता सब समझ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आप हिंदू और मुस्लिम को बांटने के नाम पे वोट लेना जानते हैं। और बरेली लोकसभा में तो मात्र गंगवार बिरादरी होने की वजह से गंगवार लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान में नाम है वो संतोष गंगवार के नाम से है, कहीं वो हार गए तो कहीं उनका नाम ना समाप्त हो जाए। लेकिन इस बार गठबंधन की जो सरकार बन के आ रही है, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे समाजवादी, बासपा, राष्ट्रीय लोकदल, सभी लोग चुनाव आगे जाके कांग्रेस के लिए ही लड़ रहे हैं। और आगे जाके मुझे उम्मीद है पूरी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। और पूरी तरीके से मैं तो, क्योंकि खुद एक मुस्लिम भी हूं और एक बुद्धिजीवी वर्ग से लिंक रखता हूं, मैं कचहरी बैठ के देखता हूं कि लोगों का मन भाजपा से भरा हुआ नहीं है। लेकिन क्योंकि आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है और आपके सब नेता स्टैंप अपने अपने बड़े पदों पे हैं, इसलिए पब्लिक डर के मारे चुप्पी साधे हुए, लोगों का मन भाजपा को हराने का पूरी तरीके से बन चुका है। गठबंधन के आने से भाजपा को क्या फर्क पड़ेगा? गठबंधन के आने से भाजपा पे वही फर्क पड़ेगा जो अभी चंद दिन पहले 5 सीटों पर हुआ, वही रिजल्ट आने वाले लोकसभा के आम चुनाव में पड़ेगा। जो इससे पहले 5 सीटों पर चुनाव हुआ, यही वो गठबंधन है जिसने 5 सीटों पर भाजपा को धराशायी कर दिया। मायावती जी कहती हैं कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये बीजेपी। ये हमेशा से उद्योगपतियों की रही है, उसके साथ उद्योगपति तो रहते हैं। यही वजह है कि उद्योगपतियों के संबंध में साथ में रहकर आज भी फायदा पहुंचाने का काम उद्योगपतियों को ही चल रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आप बरेली में, लोकल में बरेली में क्या गड्ढा मुक्त सड़कें हुई? बेरोजगारों को रोजगार मिला? सचिन जी देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एन अंसारी साहब और हमारे
शारिक हुसैन साहब ने एक बात तो क्लियर कर दी कि अब देश में केवल दो ही व्यक्ति आमने सामने लड़ रहे हैं, एक मोदी अलायंस और एक अदर्स। एक देश में राजद्रोह की धारा को समाप्त करने के लिए लड़ रहा है, एक राजद्रोह से देश को मुक्त कराने के लिए लड़ रहा है। अब इन दोनों विचारधाराओं में समाज किसे चुनेगा यह समाज के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग भाग्य विधाता नहीं है। जैसा कि आप बता रहे थे कि बहुत डरा हुआ है, बहुत कुचला है, कांग्रेस बहुत उच्च मंत्री बैठे हुए हैं, तो कोई भी व्यक्ति वोट बूथ कम पर वहां पर मतदाता के साथ में नहीं जाने वाला है, कोई भी नेता जाकर के उसके बैलेट पे नहीं डालने वाला है, कोई अपनी ईवीएम मशीन को दबाने वाला नहीं है। जनता को खुद करना है और जनता अपने आप ये आने वाले चुनाव में सिद्ध कर देगी कि वो किस विचारधारा के साथ जाना चाहती है। इसका फैसला करने वाले हम नहीं होते। और जहां तक गड्ढा मुक्त सड़कों की बात है तो मैंने पहले ही बताया कि प्रति घंटे 27 किलोमीटर रोड पहले की अपेक्षा अधिक बन रहा है। यह रिपोर्ट हमारे यहां की ब्यूरो की है। क्या ये बन रहा है? भाई बीजेपी वालों को पता होगा और चेतन बाबू को हमारे पता होगा, बाकी जनता को तो पता है नहीं भाई कहां पर बन रहा है। ये तो सरकार बताए पहले से ही लगातार पूरा हिंदुस्तान जानता जुमले वालों की सरकार है, तो ये तो जुमलों के अलावा इनके पास बचा ही नहीं कुछ भी, सिर्फ जुमला ही जुमला है। और यही वजह है कि ये जुमलों में ही देश का विकास का मुद्दा हटाकर जुमलों में लोगों को हराने पर चल तुले हुए हैं। देश के हित इनके उसमें सोचने में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं चेतन जी से कि इलाहाबाद का नाम बदलने से कौन सा आपकी पार्टी ने विकास कार्य कर दिया? अगर आपको नाम से ही इतनी एलर्जी है कि उसमें इलाहाबाद लगा है, तो क्यों ना लखनऊ में स्थित जो केजीएमसी कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसका नाम तो एक अंग्रेज के नाम पे है, आपने वो नहीं बदला। इलाहाबाद का नाम बदलने से आपकी पार्टी ने कौन सा विकास कर दिया इलाहाबाद में? इसका जवाब दे दे। बिल्कुल। देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है। इलाहाबाद का नाम कभी इलाहाबाद नहीं था, पहले उसे प्रयाग के नाम से जाना जाता था। देश पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किए और यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने के हिसाब से अपने हिसाब से नाम रखे। आज हम सत्ता में आए हैं तो हम अपनी संस्कृति को जीवंतता प्रदान कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? और जहां तक किंग जॉर्ज विद्यालय कॉलेज की बात है तो अभी शुरुआत हुई है। अभी हमने केंद्रों को सुना है, धीरे धीरे निचले स्तर पर एक विचारधारा काम कर रही है और वो सतत कार्य करती रहेगी, उसका परिणाम सामने दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं को बड़ा पसंद करते थे। जैसे स्वर्गीय हमारे अटल जी थे, हम उनके जो भाषण होते थे हमारे पास आज भी सेव हैं, वो जेन्युइन बात करते थे। जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को अब भारत की तरफ से पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता के रूप में भेजा गया था हिंदुस्तान से। पहले हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमारे लिए कोई पार्टी, कोई प्रधानमंत्री सर्वोपरि नहीं है। हम चाहते हैं सभी लोगों से, हम अपने डॉक्टर चेतन जी से भी चाहते हैं, एन अंसारी साहब से भी चाहते हैं, नबी अहमद भाई से भी चाहते हैं कि पहले देश सर्वोपरि, देश का विकास सर्वोपरि, सब पार्टियां बाद में। फिलहाल सरकार हम सारिक जी की बात से बिल्कुल सहमत हैं। हम भी यही चाहते हैं कि पहले देश हो बाद में व्यक्ति हो। हम तो सीधा सीधा कहते हैं, लोगों ने धर्म को, समाज को रंगों के हिसाब से बांटना शुरू किया। हमने कहा कि हरा रंग भारत में हरियाली लेकर के आए और केसरिया तन-मन पर छा जाए, श्वेत शांत की अलग जगह आए, चक्र दिलाए मांग, बनाए ऐसा हिंदुस्तान। हम तो ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें हिंदू कुरान पढ़े और मुस्लिम गीता का वाचन करे। हम ऐसे हिंदुस्तान की सर्जना करना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा है कि आतंकवाद की धारा खत्म होनी चाहिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब मैं इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, सारा बुद्धिजीवी वर्ग समझ रहा है कि आप देखिए कि एक कितनी बड़ी सुविधा आप राजद्रोहियों को देना चाहते हैं कि उस सेक्शन को ही सीआरपीसी में से खत्म कर दीजिए, आईपीसी में से खत्म कर दीजिए, उसकी व्यवस्था ही खत्म कर दीजिए आप, ताकि किसी पर राजद्रोह की कोई धारा ही नहीं लगेगी। जो चाहे वो बोले, जो चाहे वो करे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
इसके लिए जिम्मेदार आप ही लोग हैं। आपकी पार्टी का एक सांसद अपनी ही पार्टी के एक विधायक को एक भरी मीटिंग में जूतों से मारता है। आपके यहाँ कोई अदब लिहाज, आपके यहाँ कौन से संस्कारवान लोग बैठे हुए हैं? दुनिया में वीडियो चल रहे हैं। आपके ही पार्टी का एक नेता मुरादाबाद में एक पुलिस के दरोगा को जूतों से मारता है। आपके यहाँ पर ही रोज बलात्कार की नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है आपसे। आपके उत्तर प्रदेश से लेके पूरे हिंदुस्तान में लोग आपके खिलाफ हैं। अभी अभी 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन के आई है। आप अगर खाली बातों से अपने आप को जीता हुआ मान रहे हैं, विकास कार्यों को जीता हुआ मान रहे हैं, तो ये तो अपने मुंह मियां मिट्टू वाली बात होगी। भाई बड़ी अजीब स्थिति है साहब। हम अगर क्राइम को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं तो हम बुरा कर रहे हैं। हम आतंकवादियों को रोकने के लिए उन पर पैलेट गन चलाएं तो हम गलत कर रहे हैं। हम पत्थरबाजों को बंधने का काम करें तो हम गलत कर रहे हैं। हम क्राइम को रोकने का काम करें तो हम गलत कर रहे हैं। और जिस तरह की वीडियो की बात अगर कोई है तो ऐसा कोई भी पार्टी पूरे देश में नहीं है जिसमें कुछ गलत लोग नहीं होते हों। और जो व्यक्तिगत अगर किसी का आचरण गलत है तो उसके लिए किसी पार्टी को हम लोग उलाहना नहीं दे सकते। नहीं, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। हमने ये देखा कि पिछले अखिलेश जी की सरकार में जब क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मीटिंगें उन्होंने बिठा ली तो उसमें उन्होंने सबसे मेन जो काम किए, उन्होंने पुलिस फोर्स को नए वाहन दिए। उन्होंने पुलिस फोर्स को 303 की जगह इंसास राइफलें दी। उन्होंने 30 के उन्होंने सब जितने पुलिस वाले थे सबको उन्होंने पिस्टल्स दी। उन्होंने 100 नंबर डायल जैसा काम किया जो लोगों को नजर आया। आज की तारीख में हिंदुस्तान को, जहां आप विदेशों में जाते हैं, आज की तारीख में क्राइम इतना बढ़ गया है। क्रिमिनल्स के पास में ऐसी ऐसी नई टेक्निक के औजार आ गए, हथियार आ गए हैं। आपकी पुलिस के पास वही 303 रहती थी। आप इसमें फॉरेंसिक साइंस को आगे बढ़ावा देना चाहिए था आपको। आप विदेश में घूम के आते हैं जहां विदेशों में 75 दिन के अंदर अंदर कोई भी मर्डर का, रेप का केस फाइनल कर देते हैं। आपके यहां पे न्याय में 20-20 साल, 10-10 साल लग जाते हैं। भाजपा वालों का कहना यह है कि गठबंधन को यूपी में मात्र 5 सीटें मिलना मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? ये फैसला जनता को करना है, न कि भाजपा को करना है। सीटों का निर्धारण भाजपा नहीं करेगी, जनता करेगी। और ये उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक पुरानी स्थिति 2 सीटों पर नहीं पहुंच जाएंगे। उस वक्त तक इसी तरह की बातें करते रहेंगे और वो दिन धीरे धीरे आने वाला है। जनता सब समझ चुकी है कि हमने बड़ी उम्मीदों के साथ इन्हें मौका दिया था, लेकिन उसमें पूरी तरीके से खोखलापन निकला और ये उसी स्थिति पर दोबारा पहुंचने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको 2 सीटों पे? देखिए, हम 2 सीट पे पहुंचेंगे या 400 सीट हमारी होगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। इसके लिए किसका निर्धारण कोई व्यक्ति, में पहले ही कह चुका, कोई व्यक्ति नहीं करने वाला। लेकिन जहां तक विकास की बात है तो जनता के निचले व्यक्ति तक आज विकास पहुंचा है। आज उन महिलाओं के जिन्होंने रसोई गैस का नाम तक नहीं सुना था, आज उन घरों में गैस, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर पहुंचा करके, वो भी मुफ्त, उनके लिए हमने सुविधा उपलब्ध की। देखिए उज्ज्वला के बारे में मैं बता रहा था। उज्ज्वला सिलेंडर हमने मुफ्त दिया, ऐसे परिवारों को दिया जिसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया। किसी जातगत आधार पर हमने उज्ज्वला कनेक्शन नहीं बांटे, हमने जातगत आधार पर किसी को सिलेंडर नहीं दिए। इसी तरह से हमने आरोग्य योजना के माध्यम से हमने आयुष्मान योजना के 5 लाख तक के इलाज के लिए कार्ड दिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं दिए। हमने, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में 1 लाख रुपए तक की ऋण माफी हुई। उसमें यह नहीं देखा गया कि 1 लाख की सीमा में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उसमें रहीम भी आए, रहमान भी आए और रमेश भी आए। उसमें कोई, हम लोग कोई भी योजना लागू करने में कोई पक्षपात नहीं करते। जहां तक अखिलेश जी की योजना थी, कन्या विद्याधन की योजना, जो पहले 20,000 रुपए की कांग्रेस ने चलाई थी, उस योजना को परिवर्तित करने के लिए यह स्वरूप दिया गया कि 20,000 की रकम को 30,000 कर दिया गया। लेकिन केवल मुस्लिम कन्याओं के लिए वो धनराशि थी, किसी हिंदू गरीब बच्चे के लिए कोई वो धनराशि नहीं थी। तो ऐसी व्यवस्थाएं हम लोग नहीं करते, ऐसे विकास हम नहीं करते।